तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, कल हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र में कैसी क्रियाओं का अध्ययन होता है और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है। तीन क्षेत्र जो है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इसके बारे में हमने डील किया था आप लोगों को। अब आज हम लोग इसी चैप्टर में अगले शीर्षक के रूप में चलेंगे। तीन क्षेत्रकों की तुलना। अगला शीर्षक इसी लेसन में है आपका, तीन क्षेत्रकों की तुलना। तो कल हम लोगों ने देखा था कि जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं मानव की, आर्थिक क्रियाएं वैसी क्रियाएं जिनसे धन का उपार्जन होता है। हमको अपनी सेवा के बदले में, कार्यों के बदले में कुछ प्राप्त होता है, उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। और उन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। वैसी क्रियाएं जिनसे हमें कोई लाभ प्राप्त न हो, उसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में नहीं करते। तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थव्यवस्था, किसी देश के अंतर्गत रहने वाले जितने लोग हैं उनकी आर्थिक क्रियाओं को उस देश का अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक क्रियाओं को हम तीन क्षेत्रकों में बांटते हैं, जिसको हमने कल बताया था आपको, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। आज हम इन्हीं तीन क्षेत्रकों की तुलना करेंगे। तुलना का अर्थ यह है कि हमने देखा कल कि जो क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इनमें कई वस्तुओं और कई सेवाओं का निर्माण होता है, उत्पादन होता है। वस्तुओं का उत्पादन होता है, सेवाओं का उत्पादन होता है। हर क्षेत्रक से यह आता है उत्पादन। और प्रत्येक क्षेत्र में ये जो उत्पादित वस्तुएं हैं या जो सेवाएं हैं, उनको संपादित करने के लिए असंख्य लोग उसमें कार्यरत रहते हैं। हर क्षेत्रक में कार्यरत लोग रहते हैं। तो आज हम तुलना करेंगे तीनों क्षेत्रकों का। और तुलना कैसे करेंगे कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, वह किस क्षेत्रक से कितना प्राप्त होता है, वही तुलना होगा। प्राथमिक क्षेत्रक से कितनी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, द्वितीय क्षेत्रक से कितने वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, तृतीय क्षेत्रक से कितनी सेवाओं का सृजन हो रहा है। इनकी गणना अगर हम कर लेंगे तो तीनों क्षेत्रकों की तुलना हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब हर क्षेत्रक से अनेक वस्तुओं और अनेक सेवाओं का उत्पादन और निर्माण हो रहा है, तो फिर हम हर क्षेत्रकों की वस्तुओं की तुलना कैसे कर सकते हैं, कैसे उसकी गणना की जा सकती है। वस्तुओं की गणना करना बड़ा कठिन काम है, ऐसा आप सोच सकते हैं। परंतु वस्तुओं की गणना अर्थशास्त्री नहीं करते हैं, वस्तुओं के मूल्यों की गणना की जाती है। मूल्य के आधार पर किसी वस्तु का उत्पादन कितना मूल्य के आधार पर हुआ, उसके आधार पर हम उसकी गणना करते हैं। और किसी एक क्षेत्रक से जितनी वस्तुएं उत्पादित होती है मूल्य के आधार पर, उन सारे वस्तुओं के योग को, उसका हम कह सकते हैं कि इससे इतनी वस्तुओं का, इतने मूल्य के बराबर वस्तुओं का उत्पादन हुआ।
तो यह हर क्षेत्र से हो। लेकिन जैसे मान लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र है, किसी कृषक ने 10 रुपए किलोग्राम की दर से 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम गेहूं बेचा, तो इसका कुल मूल्य हो गया 100 रुपए। उसी तरह से अगर 10 रुपए प्रति नारियल की दर से नारियलों की बिक्री की जाती है और यह नारियलों की संख्या मान लेते हैं 20 है, 20 नारियल बेचा, तो इसका कुल मूल्य 200 रुपए होगा। इस तरह से हर वस्तु का हम मूल्य निकालते हैं और जितना मूल्य आता है उनको जब योग करेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं का कितना उत्पादन हुआ ये पता चलता है। लेकिन इसमें एक चीज सावधानी बरतनी है कि मूल्यों की गणना करते समय हम केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्यों की गणना करें, अंतिम उत्पादित वस्तु का मूल्य का गणना करना है, माध्यमिक वस्तु का नहीं। अंतिम वस्तु और माध्यमिक वस्तु क्या होता है, एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे कि अंतिम वस्तु किसको कहेंगे, जो उपभोक्ता के पास उपभोग के लिए बाजार में बिकने के लिए आती है, उसको अंतिम वस्तु कहेंगे और उसी का मूल्य की गणना करेंगे। एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि कोई किसान है, किसान ने क्या किया, मान लेते हैं एग्जाम्पल में 1 किलोग्राम गेहूं 8 रुपए का बेचा मील वाले को। मील वाला जो होता है, जो आटा बनाता है, मील वाले को। मील वाले ने क्या किया, ने इस 1 किलो आटा का, 1 किलो गेहूं है तो 1 किलो आटा बनेगा। मील वाले ने 1 किलोग्राम आटा बिस्किट उत्पादन करने वाली कंपनी को बेच दिया। कंपनी को बेचा। अब ये बिस्किट उत्पादन करने वाली जो कंपनी था, इसमें इसने चीनी, तेल आदि विभिन्न वस्तुओं को मिलाया और इस 1 किलो आटे से 4 पैकेट बिस्किट का उत्पादन किया, बनाया। यह 4 पैकेट बिस्किट बाजार में बिकने के लिए गई तो प्रति पैकेट इसने 15 रुपए के दर से बेचा और वह 60 रुपए प्राप्त किया। अब यहां देखिए, यहां एक गेहूं हो गया, दूसरा आटा हो गया और आटे के साथ तेल और चीनी वगैरह भी मिलाया गया। उसके बाद ये 4 पैकेट बिस्किट का उत्पादन, और इस 4 पैकेट के बिस्किट का कीमत बाजार में 60 रुपए कंपनी को मिलता है।
तो यहां पर जो हम मूल्यों की गणना करेंगे वह अंतिम उत्पादित वस्तु बिस्किट का करेंगे। केवल बिस्किट का यहां पर हम गणना करेंगे कि हमारे देश में या हमारे यहां 60 रुपए का उत्पादन होगा। बाकी वस्तुओं का मूल्य इसमें आ गया है, गेहूं, आटा, तेल, चीनी, सब का दाम इसमें आ चुका है। तो अंतिम वस्तु की ही गणना की जाएगी। अगर हम मध्यम वस्तु, इसको मध्यम वस्तु मानते हैं, उत्पादन करने के क्रम में गेहूं, आटा, चीनी, तेल जो लगा वो मध्यम वस्तु है और मध्यम वस्तुओं का दाम अंतिम वस्तु में जुड़ा रहता है। अगर हम अलग अलग सारे वस्तु की कीमत जोड़ते हैं तो ये 8 रुपया गेहूं का दाम, 10 रुपया आटा का दाम, जो कि इसमें सम्मिलित पहले से हो गया है, ये पुनः इसकी गणना हमको करनी है। तो इस तरह से हमारी गणना गड़बड़ा जाएगी। इसलिए अंतिम वस्तु जो बाजार में बिकने आती है उसी के मूल्यों की गणना की जाती है। यहाँ जो ऊपर उदाहरण दिए थे वो अलग है। देखिए 10 रुपए किलोग्राम के दर से 10 किलोग्राम गेहूं बेचा गया तो सीधे उपभोक्ता के पास पहुंच गया, उसने उपभोग किया, किसान को मिला 100 रुपया। तो यहाँ पर ये सीधे इसका कीमत हो गया। 10 रुपए नारियल, 20 नारियल बेचा किसान, 200 रुपया प्राप्त कर, यहाँ उत्पादन हो गया 200 रुपया। इसमें मध्यम वस्तु नहीं है, ये तो सीधा सीधा जोड़ा जाएगा। लेकिन उत्पादित वस्तु के अंतिम इकाई जो उपभोक्ता के पास बिकने के लिए जाती है बाजार में, उन्हीं अंतिम वस्तुओं का हम मूल्यों की गणना करते हैं और उस वस्तु को बनाने में, निर्माण करने में जो मध्यम वस्तुओं का उपयोग होता है उनकी गणना नहीं करती। इस तरह से हर क्षेत्रक का, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, हर क्षेत्रक का अलग अलग वस्तु के अंतिम उत्पादन इकाई का गणना करते हैं और उसमें कितनी वस्तु का उत्पादन हुआ उसको मल्टीप्लाई करके, गुणा करके, उसका फिर जोड़ निकाल करके हम उस क्षेत्रक से कितना उत्पादन प्राप्त हुआ हम निकाल देते। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रकों का उत्पादन मूल्य प्राप्त कर लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक से कितना मूल्य प्राप्त हुआ या उत्पादन हुआ, द्वितीय क्षेत्र से कितना हुआ, तृतीय क्षेत्रक से कितना हुआ। और जब तीनों क्षेत्रकों के कुल उत्पादन को जोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, इसको भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में जीडीपी कहते हैं। तो ये सकल घरेलू उत्पाद आपको आ जाएगा। पहले हम तीनों क्षेत्रकों का उत्पादन, अंतिम वस्तुओं का अलग अलग निकालते हैं, सारे वस्तुओं का योग करते हैं तो अलग अलग क्षेत्रकों का कुल उत्पादन निकल जाता है और तीनों क्षेत्रकों के कुल उत्पादन का जब योग करते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद निकल कर आता है, जिसको जीडीपी कहते हैं। और यह जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद किसी राष्ट्र का जितना अधिक होगा उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही समृद्ध और अच्छी मानी जाए। इस तरह से क्षेत्रकों की हम तुलना करते हैं मूल्य के आधार पर। प्रत्येक क्षेत्रक में कई वस्तुओं का उत्पादन होता है, सेवाओं का उत्पादन होता है। हर वस्तु की अंतिम उत्पादित वस्तु का मूल्य में गणना करते हैं, उसका योग निकालते हैं, प्रत्येक क्षेत्रक का कुल मूल्य आ जाता है और तीनों क्षेत्रकों के मूल्यों को जब जोड़ते हैं तो वो सकल घरेलू उत्पाद आ जाता है। और जिस देश का सकल घरेलू उत्पाद जितना अधिक होगा
उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी, वह देश उतना ही समृद्ध कहलाएगा। इस प्रकार क्षेत्रफलों की तुलना हम कर सकते हैं। तो क्षेत्रफलों की तुलना हमने आपको बताया। अब एक शीर्षक अगला दिया है, क्षेत्रफलों में ऐतिहासिक परिवर्तन। क्षेत्रफलों में ऐतिहासिक परिवर्तन शीर्षक दे देते हैं। इसी में मिटा भी सकते हैं। क्षेत्रफलों में ऐतिहासिक परिवर्तन। क्षेत्रफलों में ऐतिहासिक परिवर्तन। 3 क्षेत्रफलों की तुलना कैसे करते हैं आपने देख लिया, मूल्य के आधार पर। अब सकल घरेलू उत्पाद आ जाता है, तो अब क्षेत्रफलों का ऐतिहासिक परिवर्तन माने कि जो क्षेत्रक है विभिन्न प्रकार के, 3 प्रकार के क्षेत्रक आपको बताया जा रहा है बार बार, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तीनों क्षेत्रकों में किसी भी अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में राष्ट्र देश परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन का मतलब महत्व। कभी किसी राष्ट्र में प्राथमिक क्षेत्रक ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो किसी में द्वितीयक, तो किसी में तृतीयक। तीनों क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन होता रहता है। ऐसा नहीं कि कोई राष्ट्र प्राथमिक क्षेत्रक में अभी महत्व रखता है, उसमें ज्यादा उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा है, ज्यादा लोग रोजगार पा रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र में, तो ऐसा नहीं है कि उस देश में हमेशा प्राथमिक क्षेत्र ही प्रधान रहेगा, उसी में रोजगार अधिक मिलते रहेंगे। नहीं, धीरे धीरे कई वर्षों में वह परिवर्तित होगा और वह देश द्वितीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा। और द्वितीय क्षेत्र में जब वह प्रवेश करेगा, तो जो उत्पादन पहले प्राथमिक क्षेत्र से अधिक मिलता था, जो रोजगार प्राथमिक क्षेत्र ज्यादा देता था, अब वही उत्पादन और रोजगार द्वितीय क्षेत्र से ज्यादा मिलने लगेगा। तो वह देश दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करेगा, दूसरी अवस्था है उस देश का। और धीरे धीरे कई वर्षों में फिर द्वितीय क्षेत्र परिवर्तित हो जाएगा और वहां तृतीय क्षेत्र की प्रधानता बढ़ जाएगी और तृतीय क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन प्राप्त होने लगेगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने लगेगा और इस तरह से देश तृतीय अवस्था में प्रवेश करेगा। जिस देश में प्राथमिक क्षेत्र की प्रधानता होती है, वह देश अभी प्रारंभिक विकास की अवस्था में है, अविकसित अवस्था में, उसका विकास अभी नहीं हुआ है, प्रारंभिक अवस्था में। और जो देश द्वितीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, वह देश धीरे धीरे प्राथमिक अवस्था को छोड़कर द्वितीय अवस्था यानी कि विकासशील अवस्था में प्रवेश कर गया है। और यदि कोई देश तृतीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, तो वह विकासशील अवस्था को छोड़कर विकसित अवस्था में आ जाएगा। विश्व के जितने विकसित देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सारे विकसित देश हैं। विकासशील देश भारत जैसे और देश भी हो सकते हैं, विकासशील देशों में आता है भारत, यहाँ द्वितीय क्रिया ज्यादा प्रधान है। और विकसित देशों में प्राथमिक अवस्था में बहुत सारे देश हैं, जैसे कांगो वगैरह है दक्षिण अफ्रीका में। तो ये सभी जो है सो इस तरह से देश की 3 अवस्थाएं, तीनों अवस्था से देश को गुजरना पड़ेगा, तीनों क्षेत्रकों से होकर गुजरना पड़ेगा। और जो देश जिस क्षेत्र में रहेगा, जहां पर जिस क्षेत्र की प्रधानता रहेगी, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह देश प्रारंभिक अवस्था में अभी है विकसित विकास करने के, या विकासशील हो चुका है या विकसित हो चुका है। अविकसित, विकासशील और विकसित, इन 3 क्षेत्रकों के आधार।
लेकिन ध्यान यह देना है कि किसी भी देश में कोई भी क्षेत्रक शून्य नहीं होता। महत्व ज्यादा रह सकता है। प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा प्रधानता है तो इसका मतलब द्वितीय क्षेत्र वहां बिल्कुल नहीं है या तृतीय क्षेत्र बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। प्राथमिक क्षेत्र से ज्यादा उत्पादन आ रहा है, वहां लोगों को रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से ज्यादा मिल रहा है। द्वितीय क्षेत्र गौण है, नगण्य है, कम है, तृतीय क्षेत्र भी कम है। सारे क्षेत्र रहेंगे हर देश में, लेकिन एक साथ ऐसा नहीं है कि एक ही खाली रहेगा, तीनों रहेगा, लेकिन किसी का महत्व ज्यादा रहेगा, बाकी का नगण्य है। प्राथमिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का महत्व ज्यादा रहेगा, उससे उत्पादन ज्यादा मिलेगा, लोगों को रोजगार उसी से मिलेगा, प्राकृतिक अवस्था से मिलेगा। द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन औद्योगिक क्षेत्रों से ज्यादा होने लगेगा, औद्योगिक क्षेत्र में लोग ज्यादा काम करने लगेंगे और कृषि क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका महत्व बढ़ जाएगा। और जब देश तृतीय क्षेत्र में जाएगा तो वहां का कृषि क्षेत्र कम हो जाएगा, उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्र का भी उत्पादन कम हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र बढ़ जाएगा। वहां ज्यादा लोगों को उत्पादन, रोजगार और ज्यादा लोगों को ज्यादा सेवाओं का उत्पादन होने लगे। इस तरह से कोई भी देश इन तीनों अवस्था से गुजरता है और गुजरने के लिए उसको थोड़ा बहुत समय नहीं लगता है, 100 वर्ष कम से कम। और शास्त्रियों की गणना है कि अगर कोई देश प्रारंभिक अवस्था में है तो वहां प्राथमिक क्षेत्र प्रधानता रहती है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि की प्रधानता रहती है, पशुपालन का प्रधानता रहता है, मत्स्य पालन का प्रधानता रहता है, वन उत्पादन, वनों की वस्तुओं का उत्पादन की प्रधानता रहती है और अधिकतर लोग इन्हीं कार्यों में लगे रहते हैं, खनन आदि कार्य। लेकिन जैसे जैसे इन कार्यों का विकास होते जाता है, धीरे धीरे विकसित होने लगेगा, तो लोग परिवहन कार्य करने लगेंगे, व्यापार का कार्य करने लगेंगे, धीरे धीरे वह क्षेत्र काफी विकास करेगा। जब काफी विकास कर जाएगा तो अब जो है सो वहां पर अब द्वितीय क्षेत्र की प्रधानता आने लगेगी और प्राथमिक क्षेत्र से दूसरे द्वितीय क्षेत्र में देश को प्रवेश करने में लगभग 100 वर्ष लगेगा। 100 वर्ष से तो कम नहीं लगेगा। 100 वर्ष के बाद कोई भी देश प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा। और द्वितीय क्षेत्र में कब प्रवेश करेगा? जब प्राथमिक क्षेत्रों का उत्पादन धीरे धीरे घटने लगेगा और नवीन तकनीकी प्रौद्योगिक विधियों के आविष्कार के कारण जब भी निर्माण कार्य होने लगेंगे, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हो जाएगा, औद्योगिक वस्तुएं सामने आने लगेंगे, तो लोग प्राथमिक क्षेत्रों से छूट करके कम हो जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर और औद्योगिक क्षेत्रों में ज्यादा लोग कार्य करते जाएंगे और अधिक वस्तुओं का उत्पादन औद्योगिक क्षेत्रों से प्राप्त होने लगेगा, तो वह चला जाएगा द्वितीय क्षेत्र। जब द्वितीय क्षेत्र भी काफी विकसित हो जाएगा धीरे धीरे, तो वहां पर एक तीसरे तरह की सेवाओं का उत्पादन होने लगेगा और द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र में प्रवेश करने में भी देश को लगभग 100 वर्ष की लग जाएगा। और जब देश तृतीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो वहां पर सेवाओं का उत्पादन होना शुरू हो जाएगा, टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर का काम होने लगेगा, एटीएम का प्रचलन हो जाएगा। तो ये सारे काम सेवा क्षेत्र, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे आ जाएंगे बड़े बड़े, और इस तरह से वह देश विकसित अवस्था में चला जाएगा और यहाँ पर रोजगार और सेवा का उत्पादन सबसे अधिक तृतीय क्षेत्र से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, ये एक समान नहीं रहता। अभी आपने मोदी जी का भाषण सुना है, लॉकडाउन में भी कई बार सुना है आप, कि हमारा देश इस लॉकडाउन की स्थिति के बाद विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था में बदलने जा रहा है और मोदी जी ने सारा काम डिजिटल कर दिया।
बैंकिंग व्यवस्था, कोई भी कार्य, पैसे का लेन देन सब डिजिटल हो गया है। धीरे धीरे वो बार बार प्रोत्साहन दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप पैसे का लेन देन नगद रूप में मत करो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अन्य माध्यमों से करो, मोबाइल के माध्यम से करो। सारा बैंकिंग जो व्यवस्था है सब मोबाइल में आपका समाहित हो गया है, ये मोदी जी कहते हैं। तो इनका ये प्रयास है कि भारत जो विकासशील श्रेणी में आया है उसको हम विकसित कैसे करें, उसको आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। इसलिए यहाँ के युवाओं को उन्होंने कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण करना भी शुरू किया है, प्रशिक्षित किया है, सबको ट्रेन किया है। पूंजी का अभाव को दूर करने के लिए इन्होंने बहुत सारे पैसे बैंकिंग व्यवस्था के तहत लोगों को कर्ज देने के लिए आसान तरीके से, बिना किसी परेशानी के, पढ़े लिखे कुशल युवाओं को कर्ज देने का काम किया है। और ये युवाएं अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं, अपने साथ साथ 10 लोगों को और रोजगार दें। ऐसा अगर यहाँ के युवा करने में सक्षम हो जाता है तो हमारा देश निश्चित रूप से विश्व के सबसे विकसित देशों में और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने जा रहा है। और यह मोदी जी का प्रयास है और यह बड़ा ही सराहनीय कार्य है उनका। तो इस तरह से क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और जिस अवस्था में क्षेत्रक होते हैं उसी अवस्था में वह देश भी रहता है। और यह नहीं मानना है कि किसी देश में प्राथमिक व्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण है तो इसका मतलब द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्रक है उसका महत्व नहीं है, बल्कि सभी का कुछ न कुछ रहता है क्रम या बेस। जो अधिक रहता है उसमें अधिक। इस प्रकार आपने 2 शीर्षक को इस लेसन में आज हम लोग डील किए हैं, 3 क्षेत्रकों की तुलना और क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। अगले दिन हम लोग आगे इसी बुक में चलेंगे, ऐतिहासिक परिवर्तन कैसे होता है उसका जो यहाँ डाटा दिया है, कुछ टेबल दिया है, उसको कल हम लोग डील करते हुए आगे बढ़ेंगे अगले शीर्षक में। ये चैप्टर लंबा है आपका।